तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, या बोले तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, एनालॉग सर्किट्स, कि ये MCQs हैं हमारे 216 MCQs है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले ही हमारा टॉपिक आया था मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये लगभग सारी चीज़ें एनालॉग सर्किट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मतलब एक मीडियम लेवल के MCQs हैं ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थोड़ा इक्विवेलेंट और ज़्यादातर उससे नीचे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। आउटपुट इज डैश ऑफ द इनपुट साइकिल, ये पूछ रहा है कि आउटपुट इनपुट साइकिल का कितना होगा। अगर हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर की बात करें तो हाफ होगा। क्लास बी हमारा है पावर एम्पलीफायर, तो उसमें जो क्लास बी है पावर एम्पलीफायर है, तो उसमें आउटपुट हमारा आधा होता है इनपुट का। आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट में और उसका आधा ही मिलेगा आपको। और क्लास बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 78.5% होती है। सबसे ज़्यादा सी की होती है एफिशिएंसी, फिर हमारा बी, फिर हमारा ए बी और फिर हमारा ए। इस तरीके से एफिशिएंसी हमारी होती है। ए की एफिशिएंसी हमारी 50% और मिनिमम से मिनिमम 25% तक जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है CMM कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। तो एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMRR कितना होगा हमारा, इन्फिनाइट होगा। CMRR का फॉर्मूला होता है AD/ACM, या AC या ACM, ये ACM इस तरीके से ये होता है। तो अगर हम आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करें, यहाँ पे ACM हमारा हो जाता है 0, कॉमन मोड गेन। ये कॉमन मोड गेन है, ऊपर AD डिफरेंशियल गेन है। तो ये जब 0 हो गया तो उसके बाद CMRR के फॉर्मूले में हमने नीचे 0 रख दिया, तो डिनोमिनेटर में 0, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई हमारी, इन्फिनाइट, इस वजह से। उसके बाद बात करते हैं डार्लिंगटन पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्लिंगटन पेयर, इसमें क्या होता है कि 2 ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर, 2 BJT बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर क्या, 2 BJT। मेनली यूज़ फॉर किसके लिए, तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं मेनली। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या है कि 2 कॉमन कलेक्टर को हम जोड़ के बनता है। तो यहाँ लिखा है कि 2 कॉमन कलेक्टर को जोड़ के बनता है। उसके बाद 5th पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ ईच स्टेज हैज़ अ गेन ऑफ 10 dB, हर स्टेज के पास गेन है 10 dB का, नॉइज फिगर 10 dB का है, गेन भी दिया, नॉइज फिगर दिया। देन ओवरऑल नॉइज फिगर ऑफ द 2 स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर, मतलब वो खुद कह रहा है कि जो एम्पलीफायर है वो 2 स्टेज का है, मतलब उसमें 2 अलग अलग BJT लगे हैं, कैस्केड किया उनको, फिर एम्पलीफायर बनाया है। ओवरऑल नॉइज फिगर पूछ रहा है, अगर हर एक स्टेज का इंडिविजुअल बता रहा है कि गेन 10 dB है और नॉइज फिगर 10 dB है। ये क्या है, कुछ इस तरीके से 2 ब्लॉक हैं, मतलब इनको जोड़ के कैस्केड करके हमने बनाया है। इंडिविजुअल का 10 dB और 10 dB गेन और हमारा नॉइज फिगर है। ओवरऑल कितना होगा वो हमको बताना है। यहाँ पे नॉइज फिगर की बात करेंगे, अगर ओवरऑल की बात करें NF1 प्लस NF2 माइनस 1/G, ये फार्मूला यूज़ करना है हमेशा। ओके, तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो NF1 की जगह हमने लगाया 10, उसकी NF2 की जगह 10 माइनस 1 अपॉन, फिर गेन भी हमारा 10 ही था, सारा dB में है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये हमारा 10.9 आ गया। तो ये ISRO का क्वेश्चन था, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, यूज़ हो सकता है। उसके बाद 3rd की बात करते हैं कि एन इन्वर्टिंग, ठीक है, एम्पलीफायर इज डिजाइन फॉर अ गेन ऑफ 40 dB का गेन है, यूजिंग एन OP-Amp हैविंग ओपन लूप गेन ऑफ, ठीक है, ओपन लूप गेन इतना ज़्यादा है, एंड यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी हमारी 750 kHz की है। तो बैंडविड्थ पूछिए, तो हमें ओपन लूप गेन दिया है, एक नॉर्मल गेन दिया है 40 dB और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी दी है, और बैंडविड्थ पूछिए तो बैंडविड्थ का सीधा सा फॉर्मूला। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होता है, जो OP-Amp के अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर लगता है, कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आता है कि गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जब वो कांस्टेंट होगा तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और इससे एक और चीज़ निकल के आती है कि गेन बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से MCQs काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि मतलब गेन दिया है तो मतलब गेन घट रहा है तो बैंडविड्थ का क्या होगा, बैंडविड्थ घट रही है तो गेन का क्या होगा। तो यही यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे इन्हें क्या लिखा है कि हमारा पहले तो 40 dB को हमने बना लिया नॉर्मल वैल्यू में। देखो 40 dB अगर है, 40 dB 20 dB इस तरीके से आपको गिवन है, अगर 60 dB करके और उसको आपको चेंज करना है तो फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता है, ये 20 log x इक्वल टू जो भी है x हमें निकालना है, मतलब जो आपको निकालना है वो 20 log x आप करोगे तो 40 dB आएगा। मतलब ये फॉर्मूला है dB बनाने का, अगर कुछ भी होता उसका dB बनाना है तो आप 20 से पहले लिखो, फिर उस चीज़ का लॉग कर दो, x का लॉग लगा दो, ठीक है। तो 20 log x इक्वल टू 40, x निकालना है तो वो 100 आ गया हमारा, मतलब 40 dB हमारा 100 के यूनिट्स जो भी यूनिट है उसके इक्वल है।
तो यहाँ पे सीधे से ये समझ में आ रहा है करने का कि अगर 40 dB है तो ये आपने क्या किया 10 की पावर 2। अगर 20 dB है, ये 20 dB है तो वहाँ पे सिंपल सा 10 की पावर 1 होता है, मतलब 20 के मल्टीपल में हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, वो 10 की पावर में बढ़ती है। 60 dB है तो इसको आप क्या करोगे 60 को 20 से डिवाइड करोगे, उसने कितना दिया 3, और उसको आप कहाँ लगाओगे 10 की पावर 3। ये चीज़ है। तो देखो एक बार रिपीट करते हैं कि अगर 20 dB है हमारा, उसको हमें चेंज करना है, 20 dB को चेंज करना है, तो सीधे से वो हो गया 10, 40 dB हो गया उसी 10 का पावर 2, 60 dB हो गया उसी 10 का पावर 3, 80 dB हो गया उसी 10 का पावर 4, और 100 dB हो गया उसी 10 का पावर 5, इस तरीके से। तो ये हमने किया, यहाँ पे हमें 40 dB दिया मतलब 100, तो ये हमने पहले अलग निकाला, ये गेन निकाल लिया हमने नॉर्मल वैल्यू में, तो जो dB में था वो 100 बना लिया। बैंडविड्थ हमारी कितनी है वो हमें निकालनी है, और इक्वल टू ये हमारा f के इक्वल होगा यहाँ पे। तो ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट यहाँ पे असल में एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो f के उस वैल्यू के इक्वल है। तो 750 किलोहर्ट्ज़ अपॉन ये हमने जो गेन निकाला है, ये जब सॉल्व करेंगे तो 7.5 हमारा किलोहर्ट्ज़ दे देगा। तो इससे ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद 6 पे आते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज़ ए डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ, ठीक है। तो डिफरेंशियल मोड गेन हमें दिया है 100, मतलब ACM। क्या दिया है ACM, डिफरेंशियल मोड गेन। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ क्या दी है, एक तो डिफरेंशियल मोड गेन हो गया, फिर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMMR दिया है 1000। इफ टू अप्लाइड इनपुट वोल्टेजेस आर V1 एंड V2, तो हमसे आउटपुट वोल्टेज पूछा है, मतलब आउटपुट का वोल्टेज पूछा है, हमें CMRR दिया है और कॉमन मोड डिफरेंशियल मोड गेन दिया है। इतनी सारी चीज़ें दी हैं। ये ACM नहीं है, AD है ना, AD, क्योंकि डिफरेंशियल मोड गेन यहाँ पे कॉमन मोड आएगा तब ACM होगा। ये जो हमारा CMRR के फॉर्मूले में होता था, बात फिर से रिपीट कर देते हैं, AD अपॉन ACM। तो ये ACM नहीं है, ये डिफरेंशियल मोड गेन मतलब AD। तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट फार्मूला है, उसको यूज़ करेंगे, और ये क्वेश्चन आया था BSNL में, ठीक है, 2001 में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 6, और उसको हम आगे तक यूज़ करेंगे। तो ये जो फार्मूला है हमारा ये है कि 100 V1 माइनस V2 प्लस 0.1 V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये चीज़ है। अब ये कहाँ से आया, तो हमारा V0 जो होगा V आउटपुट, तो पहले 100 V1 माइनस 100 V2, क्योंकि हमें वैल्यूज़ दी थी, ठीक है। 100 हमारा ये डिफरेंशियल मोड गेन था, इसमें ये भी लिख देते हैं कि ये जो AD है ये डिफरेंशियल मोड गेन है, मतलब AD हमारा, हाँ AD है तो 100 है, और CMRR हमारा 1000 है। तो इस तरीके से देखो AD इंटू V1, AD इंटू V2 प्लस AD अपॉन CMRR, और इंटू V1 प्लस V2 अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर वो लिखें तो ये क्या है AD, ये क्या है AD, ये क्या है हमारा, ये पूरा क्या है AD अपॉन CMRR। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे AD, यहाँ पे क्या लिखोगे AD अपॉन CMRR, ये चीज़ लिखोगे, या इसको बोल सकते हो ACM भी तो है। ACM इस यहाँ से ACM निकालोगे तो कैसे निकलेगा, CMRR को इधर ले जाएंगे, ACM को ऊपर ले जाएंगे। तो एक में आप AD को मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस लिख दो, प्लस आप ACM को मल्टीप्लाई करो और दोनों का एवरेज लिख दो, V1 प्लस V2 अपॉन 2 लिख दो। तो ये फॉर्मूला होगा अगर हम V आउटपुट पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो। ओके, उसके बाद 10th की बात करते हैं कि इफ पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज X एंड इट्स वोल्टेज गेन इज Y, द करंट गेन विल बी। तो यहाँ पे क्या है कि जो पावर गेन होगा वो हमारा कैसा होगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ये हमें याद रखना है। जैसे जो फार्मूला हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है P इजकल टू V इंटू I, तो उसी फार्मूले पे हम बात कर रहे हैं कि पावर गेन इजकल टू करंट इंटू वोल्टेज। तो पावर गेन X दिया है हमें, ठीक है, तो X इजकल टू Y इंटू करंट गेन, ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। करंट गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, X बाई Y, सीधे से आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद 11th पे आते हैं कि एम्पलीफायर का उद्देश्य, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो शक्ति या धारा मतलब पावर को, करंट को, वोल्टेज को बढ़ाना, सीधी सी बात है। तो ये हिंदी में है, कोई बात नहीं। उसके बाद एम्पलीफायर का वैसे भी क्या मतलब हो जाता है, जब उसको ब्रेक करते हैं वर्ड को, तो एम्पली प्लस फायर मतलब एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई कर देना है। एम्पलीट्यूड मैग्नीफायर इज एम्पलीफायर, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देना, वो हमारा एम्पलीफायर है। उसके बाद बात करते हैं, पहले देख लेते हैं 7th, द पावर इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 50 माइक्रोवाट। पावर इनपुट हमारा 50 माइक्रोवाट है। तो पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, पावर गेन दिया है, तो एक इनपुट है, एक हमारा पावर इनपुट है और एक पावर गेन है। तो उसको सीधे से मतलब हम गेन करके लिख सकते हैं, या A P के फॉर्म में लिख सकते हैं।
इस तरीके से। फिर आता था आउटपुट पावर, तो आउटपुट हमसे पूछिए, मतलब ये क्या है कि बहुत सीधा सा है कि हमने P इनपुट दिया, किसी एम्पलीफायर से निकलवाया, उससे P आउटपुट निकला। अब P इनपुट हमें दे दिया है, P आउटपुट हमसे पूछा, और इसका जो गेन है इस बॉक्स का, ये डब्बा है, इस डब्बे से इस सिग्नल को डाला, बाहर निकाल लिया, इस डब्बे का गेन हमें वो भी दिया है, ये हमें करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि dB में अगर बात करेंगे, जो गेन की वैल्यू है कि गेन इन dB इज 10 log P out upon P in। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि 10 बाहर लगाएंगे, फिर log P out upon P in। तो जब ये करेंगे तो गेन इन dB हमको दिया है 30, ये 10 तो लगा दिए फॉर्मूले से, P out हमें निकालना है, और ये P in हमने यहाँ लिख दिया, तो इस 10 को इधर ले गए, 30.10 log, तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग 3। तो ये एंटी लॉग किस पे ले लेंगे, इस पे 3 पे, तो एंटी लॉग 3। तो एंटी लॉग 3 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग जब लेते हैं मतलब 10 की पावर 3। अच्छा, इसको और इजीली कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर आपको लेना हो ये log 10 की पावर 3, पहले मैं इसको हटा दूँ, ओके, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। log m की पावर n क्या होता है आपका, n log m होता है, ओके। तो ये n आप बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा 10 log 10, और हमेशा बेस 10 में हम सॉल्व करते हैं log को, ओके। तो ये जो होता है log 10 बेस 10 हमारा होता है 1, तो ये सीधे से 3 आ गया। तो अगर आपको 3 को सॉल्व करना हो और 3 पे क्या लगा एंटी लॉग, तो वो किसके इक्वल हो गया, इसके हो गया, आपके 10 की पावर 3 के इक्वल हो गया, ये दिख रहा होगा, क्योंकि इस पे लॉग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 पे एंटी लॉग लगाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगा। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। 10 की पावर 3 आ गया, P आउट, इसमें ये जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 50 मिली वॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। इसी तरीके से बात करते हैं, पहले देख लेते हैं 8th कि 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एन डीसी एम्पलीफायर इज। तो ये हमें दिया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काफ़ी बार आ चुका है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मान लो कि जो ये क्वेश्चन है वो करीब 40% इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल को टच करते हैं और 60% हमारा उससे लो लेवल को टच करते हैं। तो ये इक्वल हो गया लो, तो 40% टच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मूला लगता है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा ये है 0.35/fH, और असल में ये फ्रिक्वेंसी नहीं हमारा, ये राइज टाइम ही है, ये TR करके लिखे, तो 0.35/fH। मतलब वैसे भी टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है 1/f। तो ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्योंकि राइज टाइम का अलग तरीके का फॉर्मूला है, यहाँ पे 0.35 अलग से आ गया हमारा। तो राइज टाइम हमेशा इक्वल टू 0.35/fH। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमें दिया है, FH दिए 5 मेगाहर्ट्ज़ 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और ये 0.35 तो है, तो इसमें ये हमने लगाया तो 70 नैनोसेकंड बन गया। तो इस फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला है इतना, इस फॉर्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो के पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज़ अ डिफरेंशियल गेन, ठीक है। डिफरेंशियल गेन की बात करता है 20,000, CMRR इज 80 dB। द कॉमन मोड गेन, देखो यहाँ पे जो मैंने पूरा बताया थोड़ा डिटेल में कि अगर इस तरीके से dB में है तो इसे कैसे करेंगे, ये क्या है 80, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, ये क्या दिया 4, इस 4 को चढ़ा देंगे 10 की पावर में, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर। कि अगर 80 dB है तो उसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 4 या फिर 10000, ये 10,000 लिख सकते हो। तो ये 10,000 है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल गेन 20,000 है, कॉमन मोड गेन आपको निकालना है। तो सीधे से आ गया, देखो कॉमन मोड गेन क्या होगा, कॉमन मोड गेन सॉल्व करना सीखा था कि ACM क्या होगा आपका AD अपॉन, इसमें नीचे हम क्या लगा दें CMRR, उस CMRR को नीचे भेज दें। AD है 20,000, ये हमने सॉल्व किया 10,000, आंसर क्या गया 2, तो सीधे से आंसर आ गया। ये पूरे इतने तक का कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि dB से उसमें कैसे चेंज कर रहे हैं, फिर फॉर्मूले में क्या लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें। फिर बात करेंगे 13 की, इफ द इनपुट टू अ डिफरेंशिएटिंग सर्किट। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मतलब पूछे गए हैं इसी तरीके के, गेट में 1 मार्क्स में ये पूछे गए हैं, गेट 1 मार्क में भी पूछे गए हैं, ई और इसी दोनों में। उसके बाद हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि भाई इफ द इनपुट टू अ डिफरेंशिएटिंग, क्वेश्चन नंबर 13 मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ कि इनपुट टू अ डिफरेंशिएटिंग सर्किट इज ट्रायंगुलर वेव, और आउटपुट हमसे पूछा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात आती है, जैसे कि एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है कि हमारा इम्पल्स, आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो स्टेप बनाएगा, उससे और आगे बढ़ोगे तो आपका रैंप बनेगा, उससे और आगे बढ़ोगे तो आपका पैराबोलिक बनेगा,
ओके। और ये सारी चीज़ कहाँ है आपका, इंटीग्रेट करने पे। अच्छा, इसी से उल्टा चलोगे और आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो रैम बन जाएगा, इससे उल्टा करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्टेप, और इससे उल्टा तो हमारा इम्पल्स। ओके, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना और डिफ्रेंशिएट मतलब तोड़ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पे वो मतलब जब हम बात कर रहे हैं ओपैम की, ओपैम हमारा एज एन इंटीग्रेटर भी काम कर सकता है और एज एन डिफ्रेंशिएटर भी काम कर सकता है। डिफ्रेंशिएटर मतलब तोड़ना, मतलब जो नेक्स्ट हमारी वेव फॉर्म है वो छोटी होगी अभी वाले से, छोटी होगी विद रेस्पेक्ट टू, मतलब कह सकते हैं, मतलब ये सारी ट्रिक्स की बात है कि फिगर के रेस्पेक्ट में छोटी होगी। तो जैसे हम अगर ये कर रहे हैं ट्राइंगुलर और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो ये लगभग हमारा स्क्वायर वेव बन जाएगा, मतलब मोर सिंपलर होगी। मतलब अगर आप शॉर्टकट में लिखें, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मोर सिंपलर वेव फॉर्म मिलती है, और अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका उल्टा। तो ये कह रहा है कि भाई ट्रायंगुलर वेव को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उसने और ट्रायंगुलर को तोड़ के और छोटी वेव फॉर्म मतलब उसने स्क्वायर दे दी जो और ज़्यादा सिंपल है। तो सीधे से ये चीज़ यहाँ पे लग रही है। ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बोला, क्योंकि ये तो केवल इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। अब वो डिफ्रेंशिएटिंग की जगह इसका उल्टा भी दे सकते थे कि स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, तो वो ट्रायंगुलर बनाएगा, या कुछ और भी दे सकते हैं। स्टेप वेव सिग्नल को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो रैम बनाएगा। ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि कैस्केड एम्पलीफायर स्टेज इज इक्विवेलेंट टू, देखो कैस्केड एम्पलीफायर स्टेज की बात कर रहा है, किसके इक्विवेलेंट है कॉमन, तो हमारा CE प्लस CB। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है कैस्केड और एक होता है कैसकोड। ओके, ये हमारा किसके इक्वल है, कैस्केड CE कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे कोई भी बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि कॉमन एमिटर पता होना चाहिए, पता होगा कॉमन बेस क्या है, कॉमन कलेक्टर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता होती हैं। तो कैस्केड किन का कॉम्बिनेशन है, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का। उसके बाद 16 पे चलते हैं कि मैग्नेटिक एम्पलीफायर आर यूज फॉर। तो जो मैग्नेटिक एम्पलीफायर वो हमारा पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम मैग्नेटिक को पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं 14 पे, फॉर अ डायलेक्ट्रिक एम्पलीफायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है। किसकी बात कर रही है, कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक एम्पलीफायर की। तो हमारा इट्स आउटपुट इज अ मॉड्यूलेटेड वेव, ये ठीक है। इट यूजेज अ नॉन लीनियर कैपेसिटर, ये ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायलेक्ट्रिक एम्पलीफायर हमारा फेरो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल को यूज़ करता है। नॉन लीनियर कैपेसिटर होता है, ठीक है। आउटपुट इसका क्या होता है, एक मॉड्यूलेटेड वेव होती है। और दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये गलत है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है, मतलब एग्जिस्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाए, क्योंकि वो पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। उसके बाद बात करते हैं 17 की, द गेन ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर डिक्रीजेज एट हाई फ्रिक्वेंसी ड्यू टू। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, इस तरीके कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिपीट हो के पूछे हैं। एक होती है डिवाइस RC कपल्ड एम्पलीफायर, उसका गेन होता है, उसी के गेन की बात करते हैं दो अलग अलग सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे, एट हाई फ्रिक्वेंसी, एट लो फ्रिक्वेंसी। तो कोई ना कोई उसके अंदर की चीज़ होती है, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी पे उसके गेन को डिक्रीज़ करती हैं, कुछ चीज़ें लो फ्रिक्वेंसी पे डिक्रीज़ करती हैं। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कौन सी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है। तो आपका इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, स्ट्रे शंट कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सारे के सारे, वायर कैपेसिटेंस, ये आपका क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे आपका उसके RC कपल एम्पलीफायर के गेन को वो करते हैं। और जहाँ बात आई हमारा कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर, ये दोनों आपका लो फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, RC कपल एम्पलीफायर के गेन को डिक्रीज करते हैं। तो ये C और D भी हमारा एज अ क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस हमारे जितने स्ट्रे कैपेसिटेंस, वायरिंग कैपेसिटेंस, तो ये हमारा क्या करते हैं, एट हाई फ्रिक्वेंसी पे कम करते हैं गेन को। और कपलिंग और बाईपास, एमिटर बाईपास बोलो या बाईपास बोलो, ये दोनों लो फ्रिक्वेंसी पे कम करते हैं। उसके बाद बात आता है 15th का कि इन द फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ग्राफ, इन द फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ग्राफ ऑफ एन एम्पलीफायर द 3 dB पॉइंट डिफर्स टू। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉमन क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन मतलब कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक तरीके की डेफिनेशन है कि 3 dB पॉइंट का क्या मतलब होता है, बस ये पूछना चाह रहा है वो। तो 0.070 पावर पॉइंट होता है हमारा, मतलब जो पावर पॉइंट होता है तो उसमें जब कितना मल्टीप्लाई करें, 0.707, या फिर हमारा 1/√2 मल्टीप्लाई, ये एक ही चीज़ है।
तो पावर पॉइंट में जब 1/√2 को करते हैं तो वो 3D पॉइंट देता है। तो ये क्या है, 3 dB पॉइंट की आपको लोकेशन बता रहा है। चारों ऑप्शन हमारे सेम है, बस ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट वो बदल हो रहा है। देखो ये है हमारा, ये 3 dB पॉइंट क्या होगा, जब ये पॉइंट हमारा इसकी सीधे में इस पे ये करेगा, तो ये 3 dB पॉइंट है हमारा। ये पॉइंट कौन सा है, ये 0.707 वाला पॉइंट है, या फिर 1/√2 एक ही बात है वाला पॉइंट है। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आते हैं। अ सर्टेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज अ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ऑफ 2000, ठीक है, वोल्टेज गेन बताया, AD बताया है ना, कॉमन मोड गेन ऑफ 0.2, द CMRR इन डेसिबल। देखो ईजी है, हमने जो सीखा उससे निकालते हैं कि भाई AD/AC तो हमारा क्या है 2000 और 0.2, ये क्या दे रहा है 10,000। 10,000 पे कितने जीरो चढ़े हैं बता दो भाई, हमारे 4 जीरो चढ़े हैं। 4 जीरो चढ़े हैं मतलब ये हमारा क्या दे देगा आपको 80 dB, मतलब आप 20 dB में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ क्या कॉमन है, ये तो इस पर 4 जीरो चढ़े हैं, ये आपका इसमें यही 4 मल्टीप्लाई होगा 20 dB इज़ द बेस। 20 dB को बेस लेते हुए चलते हुए आप करो। तो देखो ये अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये जो पूरा 20 log बेस 10 CMRR इस तरीके से ज़रूरत नहीं कर पड़ेगी आपको करने की। आप पहले ये वैल्यू निकालो नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल यूनिट में, इसमें देखो कितने जीरो हैं, ठीक है 4 जीरो चढ़े, इसी 4 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ये आपको आंसर देगा 80 dB। तो 80 dB इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। और फिर RC कपल एम्पलीफायर मेनली डिपेंड्स ऑन, अच्छा ये क्वेश्चन सेम ही ऊपर आया था कि कौन सा हमारे चीज़ें हैं जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या गेन को एट हाई फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलो या एट हाई फ्रीक्वेंसी बोलो, अफेक्ट करते हैं। तो हमारा इंटर इलेक्ट्रोड एंड स्ट्रे शंट कैपेसिटेंस और वायरिंग कैपेसिटेंस, ये सारे के सारे वहाँ पे थे। और ये जो दोनों हैं इसी क्वेश्चन में अगर हम कर देते लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इसी क्वेश्चन में लोअर कर देते तो यहाँ पे ऑप्शन C एंड D सही हो जाता हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कि पावर गेन इन डेसिबल। अच्छा ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं ऊपर ही, जब हमने पावर गेन की बात करी थी तो P आउटपुट अपॉन P इनपुट का रेशियो। देखो गेन की बात करेंगे तो रेशियो तो हमेशा ही लिखा जाता है, मतलब गेन हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखा जाता है कि V2/V1 या I2/I1 या फिर ये P2/P1, तो ये तो होगा ही। इसके साथ में आप लॉग लगाओ, ठीक है, तो ln लिखो या लॉग लिखो, लॉग P2/P1 या फिर P आउटपुट/P इनपुट। यहाँ पे बाहर आपका 10 लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 20 नहीं लगेगा 10 लगेगा, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो 20 आता कहाँ से है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, ये आपने लिखा पावर गेन P आउटपुट/P इनपुट, ये क्या बना देगा आपका V आउटपुट स्क्वायर अपॉन R और V इनपुट स्क्वायर अपॉन R, तो V आउटपुट/V इनपुट का स्क्वायर। अब जब आप इसी को लॉग के अंदर लिखोगे इसी स्क्वायर को, तो यही जो स्क्वायर है यही वैल्यू आपका बाहर चली जाती है, तो ये क्या बना देती है 20 log बेस 10 V आउटपुट/V इनपुट। तो जब हम V के फॉर्म में बात करेंगे, यहाँ से एक और नई चीज़ सीखने को मिली कि जब हम वोल्टेज के फॉर्म में बात करेंगे तो आपका जो फैक्टर है वो 20 होगा, और जब पावर के फॉर्म में बात करेंगे तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग में वो 10 होगा। बहुत ही मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात आती है लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन, तो लाउडनेस को हमेशा डेसिबल जो यूनिट होती है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर नेम ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर इज, तो हमारा वोल्टेज फॉलोअर जो होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट जो होता है उसका जो गेन होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है, मतलब V आउटपुट उसका V इनपुट है, तभी उसका नाम क्या लिखा है वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज को ही फॉलो करके मतलब आगे भेज दे रहा है, तो वोल्टेज फॉलोअर इसलिए नाम लिखा है। तो इसका जो गेन है वो यूनिटी है, और यूनिटी गेन की वजह से इसका नाम और क्या है यूनिटी गेन एम्पलीफायर। उसके बाद बात करते हैं 21 की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCL AE में पूछा था वैसे भी। और बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, तो जब भी हम ऑसिलेटर की बात करते हैं, ऑसिलेटर को डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने चाहिए। फॉर एन एम्पलीफायर स्टेट्स दैट, मतलब हम ऑसिलेटर को बनाएंगे एम्पलीफायर से ही जब वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो क्या है एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फेज ऑफ द लूप गेन मस्ट बी 180 डिग्री। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे जो हमारा फेज है वो हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना ही होना चाहिए, और गेन मस्ट बी यूनिटी, और ये हमारा है गेन मस्ट बी यूनिटी। ये दो चीज़ें हैं, तो यही है
गेन मतलब बीटा इंटू ए, ये हमारा या तो यूनिटी हो उससे बड़ा हो, ठीक है। तो बारखौसेन क्राइटेरिया द्वारा एम्पलीफायर सर्किट पॉजिटिव फीडबैक में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, ठीक है। और ऑसिलेटर क्या होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? ऑसिलेटर हमारे पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं और एम्पलीफायर हमारा नेगेटिव फीडबैक वाला होता है, ये मेन डिफरेंस है। एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक वाले जो होंगे तो वो बारखौसेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तभी वो ऑसिलेटर कहलाएंगे। वहाँ पे हमारा फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होना चाहिए और जो गेन है वो हमारा यूनिटी होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा बारखौसेन क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद 24 की बात करते हैं कि वेयर डज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ क्लास बी पावर एम्पलीफायर लाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ISR में पूछा है। किसकी बात कर रहा है? क्लास बी एम्पलीफायर की बात कर रहा है कि उसका पावर एम्पलीफायर की कि ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई करता है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली एट कलेक्टर कट ऑफ ऑन बोथ द DC एंड AC लोड लाइन। तो अब कहाँ बोल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली एट द कलेक्टर कट ऑफ ऑन बोथ DC एंड AC लोड लाइन, उनकी लोड लाइन पे ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं 25। एन एम्पलीफायर हैज़ एन इनपुट पावर ऑफ 2 माइक्रोवाट्स, ठीक है, ये P इनपुट है। द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 60 dB। आउटपुट पावर हमसे पूछा है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई 60 dB को पहले चेंज करना है। 60 को कैसे करेंगे? 60/20, ये आ जाएगा 3, इस 3 को 10 की पावर पे चढ़ा देंगे तो ये हमारा आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ करी, 60 dB 10 की पावर 3। सो आउटपुट पावर क्या होगा? हमारा जो गेन है, गेन आउट मतलब पावर का गेन है, इसको PG या P कुछ भी बोल सकते हो। तो P हमारा P आउट अपॉन P इन, तो आउटपुट निकालना है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को, ये जो हमारा 2 माइक्रोवाट है मतलब ये, और ये हमारा 10 की पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 वाट आ जाएगा हमारा आउटपुट पावर। उसके बाद बात करते हैं 29 की। क्लास ए पावर एम्पलीफायर की बात कर रहा है। तो पावर एम्पलीफायर एक अलग टॉपिक है, ठीक है। एम्पलीफायर है किस तरीके की? पावर एम्पलीफायर। उसमें क्लास A, B, B और C 4 होते हैं, जिनका एफिशिएंसी मैंने पहले ही बता दी। किसी की सबसे ज़्यादा B सॉरी A, B और A, तो ये इसकी 78.5। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये इसका बात कर रहा है कि द कलेक्टर डिसिपेशन इज मैक्सिमम व्हेन। तो कलेक्टर डिसिपेशन कब होगा? जब कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा। कलेक्टर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा? सीधी सी बात है, जब कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा तब। बस इसका यही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज। इस वेव फॉर्म की हमें एवरेज वैल्यू बतानी है। एवरेज क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन और विद जो हम पावर लेते हैं, मतलब लिमिट लेते हैं, तो हमारा T0 मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है वो अपॉन T0। तो एरिया ये क्या है? हमारा इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ओवर T0 अपॉन T0। तो यहाँ पे हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा? एक टाइम पीरियड कितना है? ये पूरा ये, और ये एक टाइम पीरियड है यहाँ तक, मतलब ये पूरा एक टाइम पीरियड है जो मैंने मार्क किया, और इसमें ये हमारा एरिया है शेडेड वाला, ये आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा 14 × 1 और ये -6 × 1, यही किया 14 × 1 -6 × 1 अपॉन टोटल जो टाइम पीरियड अपॉन 2, तो इससे आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से एरिया को देख के आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू। अच्छा, ये फिगर भी दे दिया यहाँ पे एम्पलीफायर का, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोड लाइन हमारा, ये IC और VCE के बीच में हम लोड लाइन खींचते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा जो ग्राफ बनता है इसका क्यू सेट पॉइंट को निकालने का, IC और VCE के बीच में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस किस के बीच में हमारा बनता है। तो ये हो गया IC और VCE के बीच में, ये हमारी लोड लाइन हमने खींची। तो जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी क्लास C लोड लाइन, जो लोड लाइन पे वैल्यू क्लास C की वैल्यू आती है, वो हमारा बिल्कुल ग्राफ से और नीचे चली जाती है, देखने वाली बात है। फिर हमारा क्लास B आया, फिर हमारा क्लास AB आया और क्लास A आया। तो क्लास A की एफिशिएंसी हमारी जो है सबसे कम है, और क्लास C की हमारी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, वो सबसे नीचे आता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 27 की, कि इन केस ऑफ आइडियल क्लास F माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव टाइप का पावर एम्पलीफायर है, टाइम डोमेन वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म ऑफ द डिवाइस हैज। यहाँ पे टाइम डोमेन वोल्टेज की बात हो रही है और हमारी करंट वेवफॉर्म की बात हो रही है डिवाइस के, तो उनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। तो ये किसकी बात हो रही है हमारी? मैं फिर से लिख देता हूँ, क्लास F माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर की बात। उसके बाद बात आता है इनमें से कौन सा एम्पलीफायर न्यूनतम मतलब विकृति जनरेट कर, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारा सीधे से वही कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी मिनिमम है। तो सबसे कम किसकी होती है? श्रेणी A या क्लास A की, मतलब इसी को इंग्लिश में भी पूछ सकता है। उसके बाद 28 की बात करता है कि DC to RF एफिशिएंसी ऑफ आइडियल क्लास F एम्पलीफायर इज। तो अगर वो DC to RF मतलब DC से RF वाली एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है, कैसी क्लास F एम्पलीफायर की,
बाकी जो सी बी ए बी और ए थे वो अलग थे। ये हमारा माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर है क्लास एफ की, इसकी एफिशिएंसी डीसी से हमारा आरएफ में हमारा 100% है, तो ये याद रखना है। उसके बाद फिर बात करते हैं 31 की कि फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट कैपेसिटेंस ड्यू टू मिलर इफेक्ट। तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, इनपुट कैपेसिटेंस की, सी इनपुट, और किसकी वजह से, मिलर इफेक्ट की वजह से। मिलर इफेक्ट की वजह से वो पूछ रहा है क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगा, बस ये याद रखना कि इंक्रीजेज, इनपुट कैपेसिटेंस ड्यू टू मिलर इफेक्ट इंक्रीजेज। उसके बाद 34 पे आते हैं कि कंडक्शन एंगल हमारा जो है ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर की बात कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, हमारे पावर एम्पलीफायर के अंदर है, जो टॉपिक है उसमें ये आता है क्लास ए बी सी एम्पलीफायर। तो कंडक्शन एंगल हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा ये बताना है, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा हमारा कंडक्शन एंगल, क्योंकि क्लास ए बी एम्पलीफायर के चालन कोड 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच होता है। उसके बाद 35 पे आते हैं कि द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ पावर एम्पलीफायर शुड मैच विद द इम्पिडेंसेस ऑफ। तो आउटपुट इम्पिडेंस हमारा किससे मैच करना चाहिए, तो इम्पिडेंसेस ऑफ, अगर पावर एम्पलीफायर की बात करें पर्टिकुलर कि पावर एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पिडेंस किसके हमारे इम्पिडेंस से मैच करना चाहिए, तो लाउड स्पीकर के इम्पिडेंस से मैच करना चाहिए। यहाँ पे 4 डिवाइसेस दी थी। नेक्स्ट देखते हैं 32, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे बात हो रही है कि द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर विच एग्जिबिट्स क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो ये जो वर्ड है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ये किस टाइप के पावर एम्पलीफायर में हमारा होता है, तो क्लास बी में होता है। तो क्लास बी से हम करेक्ट करेंगे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में 33 पे कि इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लोज फॉर। तो आउटपुट करंट हमारी कितने एंगल पे फ्लो करती है, फ्लोज फॉर मतलब व्हाट एंगल, तो 180 डिग्री पे हमारी आउटपुट करंट फ्लो करती है। बस ये शॉर्ट में ही याद रखना है कि क्लास बी में हमारा आउटपुट करंट 180 डिग्री पे फ्लो करती है। उसके बाद आते हैं 36 पे कि ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर इज फाउंड टू हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 70%। 70% की बात है तो हमने देखा ही था कि करीब 78.5% हमारा किसकी क्लास बी की होती है, तो है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ये कौन सा है, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रोबेबली मतलब कि ये जो एफिशिएंसी है ये उसके लगभग आसपास है, तो आसपास है। तो डायरेक्ट कबल क्लास ए, तो क्लास ए बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी में सी है उसकी और ज़्यादा होती है। फिर हमारा क्लास है तो केवल और केवल हमारा बी बचा, क्लास बी और पुश पुल एम्पलीफायर, जिसको हम यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर भी बोला है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करी है तो यहाँ पे हमारा VCC² / 8RC अपॉन VCC² / 2RC इंटू 100 या फिर 8/2, या फिर बात करें तो ये कितना दे देगा आपको 4, सॉरी जब आप इसको करेंगे ये VCC² / 8 है तो ये 2/8 आ जाएगा इंटू 100, तो ये हमारा 25% आ जाएगा। तो क्लास ए ऐसा एम्पलीफायर होता है कि जिसका मिनिमम से मिनिमम 25% और मैक्सिमम हमारा 50% तक एफिशिएंसी जा सकती है। तो ये 25% सॉल्व होके आ रहा है, तो इससे ही आपको देखना है कि किस में सॉल्व होके लगभग हमारा ये इतना आ रहा है। अब बाकियों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये 8 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 8 100% आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसी तरीके से ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे ये 2/4 हो जाएगा, तो ये 50% हो जाएगा। 50% हमारा क्या होता है बेस्ट केस में होनी चाहिए, तो 25% वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप इससे इसको काट देंगे, इससे इसको, तो इसको सॉल्व करके लाया जा सकता है। फिर बात करते हैं, यही हो गया क्लास ए की बात थी कि वोल्टेज एम्पलीफायर हमारे यहाँ लिखा भी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे एफिशिएंसी जो है उसको मैक्स नहीं लिखेंगे 25% है, और पावर एम्पलीफायर हमारा मैक्सिमम जो है वो 50% है क्लास ए की अगर बात करें तो।